नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि लक्ष्य सीरीज के अंदर हमारा इंटेंशन है कि हम आपको पिछले एक साल के जो भी जरूरी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन है अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करें, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट बने, सक्षम बने टू अपीयर इन पीटी 2022। पीटी इज इन जून, बहुत ही जल्द आ रहा है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को हम लोग समझेंगे। देखिए, हमेशा जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल आते हैं, एस्पिरेंट्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो मैं एक सुझाव जरूर देता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन आपको हर दिन ही करनी है। जनरल साइंस में यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, वहां पे सवाल जनरल साइंस से जुड़े हुए आते हैं। जनरल साइंस मतलब आपकी एवरीडे लाइफ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको उस चीज पे फोकस करना है। बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो आज हम लोग इस डिस्कशन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम क्वाइट श्योर जितने भी व्यूअर्स, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल जरूर कर चुके होंगे, राइट। तो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई निटिग्रिटीज के बारे में जानेंगे और भी दूसरी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट चलिए मैं आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे चलता हूँ सो दैट वी सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पड़ा हुआ है जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए। यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। चलिए तो हमारे पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सभी ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। हाल ही में खबर आई है, गूगल पे और पाइन लैब्स ने टाई अप किया, जहां पे वो टैप टू पे फीचर इस्तेमाल करेंगे इन द यूपीआई ऑल्सो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में। ये अभी टैप टू पे फीचर आएगा। अभी तक हम क्वाइट श्योर कि आपने अगर यूपीआई इस्तेमाल किया, और सभी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा, अलग अलग ऐप्स आ चुके हैं, अलग अलग नामों से आपने देखा होगा, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, या फिर भारत पे हो गया। बहुत सारी अलग अलग वॉलेट्स और एप्स आ चुकी हैं, बट ऑल ऑफ देम दे डू यूज समथिंग कॉल्ड एज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहाँ पे गूगल पे ने एक नई चीज लॉन्च की है, टैप टू पे। अब तक जब भी आप पेमेंट किया करते थे, तो पेमेंट पे आपको क्या करना होता है, या तो आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे, या तो आप जो भी वेंडर रहेगा जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना है, उनका जो क्यूआर कोड होता है वो क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे, राइट। ये आपने किया होगा जरूर, और पैसे भेजे होंगे, पैसे रिसीव किए होंगे, क्वाइट श्योर, क्योंकि यूपीआई हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, हम जानते हैं। लेकिन गूगल पे ने अभी टैप टू पे फीचर लॉन्च किया। अभी टैप टू पे क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ना क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस जहां पे भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर वहां पे पॉइंट ऑफ सेल इस तरह की मशीन है, तो आप उस मशीन के पास अपना मोबाइल लेके जाओगे। जब भी गूगल पे आप ओपन करोगे तो उस मशीन के पास लेकर जाओगे, पेमेंट वो लोग ऑलरेडी डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, राइट। और एक आपको तो पता ही है कि कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट होती है ऑलरेडी वीजा से होती है, रुपए से होती है, तो वहां पे कुछ अमाउंट तक, जैसे कि 2000 तक, अभी वो बढ़ चुकी है 5000 तक, वीजा में आपको पिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। I'm quite sure कि आपने टीवी पे भी ऐड देखे होंगे, जल्द से जल्द ट्रांजैक्शन करके जो क्यू होती है, जो लाइन होती है, वो खाली हो रही है, कुछ इस तरह के ऐड आपने जरूर देखे होंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो टैप टू पे है, ये तो आ चुका है, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट अस डीकंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, टैप टू पे। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे ने यूपीआई को इस्तेमाल करते हुए टैप टू पे लाया है। तो ये यूपीआई क्या है, हम लोग
संक्षिप्त रूप में इसको देखेंगे, क्योंकि यूपीआई क्या है, यूपीआई की जो इंस्टीट्यूशन है एनपीसीआई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे टैप टू पे वर्क कैसे करता है, टैप टू पे की टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई दूसरी जो साइमल्टेनियस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तभी हमारी इस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। दैट वुड बी द एजेंडा। चलिए, सबसे पहले यूपीआई क्या है। हम क्वाइट श्योर कि आपको यूपीआई के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको लॉन्च किया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अब ये यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा भेजना, पैसा रिसीव करना डायरेक्टली थ्रू द ऐप इटसेल्फ। और आपको अकाउंट नंबर की भी जरूरत नहीं है, आईएफएससी कोड की भी जरूरत नहीं है। आप केवल अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ जोड़ दोगे थ्रू दी यूपीआई, थ्रू दी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आपका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली आपका मोबाइल नंबर, या फिर आप उसको बदल भी सकते हो, मोबाइल नंबर @ जो भी यूपीआई से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बैंक है, जैसे येस बैंक है, तो अगर आपका मोबाइल नंबर @ येस बैंक YBL आ जाए, तो दैट बिकम्स योर यूपीआई कोड, और उस यूपीआई कोड पे आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो। सिंपली आपको कोड चाहिए। अगर आपके पास सेम ऐप है, फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे भी आपके पास फोन पे है, यहाँ पे भी फोन पे है, तब तो आप मोबाइल नंबर डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो यूपीआई क्या है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल इंटरफेस दिया गया है जहां पे बैंक्स कैन क्रिएट देयर ओन पेमेंट सिस्टम, वर्चुअल एड्रेस, और एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो पहले यार बहुत हैसल हुआ करता था। अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको सबसे पहले तो इंटरनेट बैंकिंग पे जाना है, एक बेनिफिशियरी को ऐड करना है। बेनिफिशियरी पहले तो ऐसा था कि पहले 24 घंटे कूलिंग ऑफ पीरियड था, यानी कि 24 घंटे बाद ही पैसे आप भेज सकते हो, लेकिन अभी तो काफ़ी कम हो चुका है। जैसे एसबीआई में 1 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड है, तो उसके लिए आपको उस बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर चाहिए। अकाउंट नंबर के नीचे आपको आईएफएससी कोड चाहिए, उनका नाम चाहिए, सब कुछ एंटर करने के बाद आप पैसे भेजोगे। अब गलती से अगर आपने अकाउंट नंबर 12-14 डिजिट्स का होता है, तो आपने गलती से एक आध मिस्टेक करी तो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अभी फिलहाल यूपीआई से काफ़ी जल्दी आप भेज सकते हो, सिर्फ मोबाइल नंबर की आपको जरूरत होती है। सो दिस इज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। यूपीआई ने वीजा, मास्टर कार्ड, इन लोगों के ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं पिछले 2 से 3 सालों में, राइट। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी पुश जरूर मिला है। अब ये यूपीआई किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने। हमें एनपीसीआई के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जानना है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट सेटलमेंट के लिए इन इंडिया। अब सवाल ये उठता है, सर क्या एनपीसीआई बनी थी यूपीआई तैयार करने के लिए ही? नहीं, ये आपको जानना है, राइट। ये एनपीसीआई काफी पुरानी बॉडी है, 2008 में ही ये बॉडी आ गई थी। और आपको ये जानना है कि ये एनपीसीआई है क्या। सबसे पहली चीज, एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज बीन सेट अप अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी कि ये भी एक कंपनी ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि सरकार का इसमें बहुत ज्यादा स्टेक्स है। मेन बॉडी है आरबीआई और उसके साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर इसको सेटअप किया था। और हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोविजंस आर फ्रॉम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। तो सबसे पहली चीज, सिर्फ यूपीआई बनाने के लिए एनपीसीआई नहीं बना था। एनपीसीआई इंडिया में पेमेंट और सेटलमेंट को ईज आउट करने के लिए, अच्छे से पेमेंट और सेटलमेंट हो, इसके लिए बॉडी बनी थी। अब जब से यूपीआई आया तब से इन्होंने शुरुआत की। इनफैक्ट जब से यूपीआई है वो इसको डेवलप भी काफी आगे कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, सेटलमेंट सिस्टम हो, ये अच्छे से हो, स्मूथली हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसलिए बॉडी बनी थी। और इन्होंने यूपीआई को काफी ज्यादा पुश किया। तो हम लोग यूपीआई समझ चुके हैं, एनपीसीआई समझ चुके हैं। एनपीसीआई अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे स्टेक्स है, क्योंकि आरबीआई इन्वॉल्व है, इंडियन बैंक एसोसिएशन इन्वॉल्व है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग बैंकों के स्टेक्स है, अलग अलग बैंक्स यहाँ पे शेयर होल्डर्स है। 19 पब्लिक सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, फॉरेन बैंक से, सभी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है एनपीसीआई में। और आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई वाज सेट अप अंडर द एजिस ऑफ 2 इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इन सभी टॉपिक्स पे सवाल बन सकते हैं एमसीक्यू। सिंपली
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनपीसीआई। तो कुछ स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको जानना है नो, दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है, 2008 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसमें दूसरे बैंक शेयर होल्डर है, राइट। तो एनपीसीआई के बारे में समझ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये टैप टू पे क्या है, कैसे चलता है। अब इस टैप टू पे को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉन्टैक्टलेस कार्ड कैसे वर्क करता है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल के थ्रू भी इस्तेमाल होती है। आपने बहुत बार देखा होगा, जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो उस पर एक वाईफाई का सिंबल बना होता है, और वो चिप वाला कार्ड ही होता है, राइट। तो उस कार्ड से आप सिंपली पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जैसे टच करोगे तो आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्या आपने सोचा कि कैसे चलता है? ये चलता है ऑन समथिंग कॉल्ड एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं एनएफसी टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये वर्क कैसे होता है? देखिए, आपका जब भी कार्ड होता है तो उस कार्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक चिप की कनेक्शन होती है विद कॉपर वायर्स। कुछ इस तरह की कॉपर वायर होती है जो आपको दिखती नहीं, आपको केवल चिप तो दिखती है, लेकिन उसी कार्ड में आपकी एम्बेड की हुई है कुछ कॉपर वायर्स विच एक्ट्स एज एंटेना, विच एक्ट्स एज अ पावर सोर्स ऑल्सो, राइट। अब पावर सोर्स मतलब कार्ड में तो कोई पावर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी विदाउट वायर्स पावर ट्रांसफर भी होती है। वी डू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट पासेस विदाउट द कनेक्शन ऑल्सो, वैक्यूम में भी मूव होता है। तो यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड में एक चिप होता है, और उस चिप से जुड़े हुए कुछ वायर्स होते हैं जो एंटीना और पावर या फिर सिग्नल भेजने के लिए मदद करते हैं। अब पावर तो कार्ड में नहीं है, तो पावर कहीं से आना चाहिए। पावर कहाँ से आएगा? पावर आएगा आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से। तो जैसे ही आप अपना कार्ड उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास लेके जाओगे, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या करेगा? वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स ये बाहर फेंकता रहेगा। अब ये जो रेडियो वेव्स है, इस पर्टिकुलर जो चिप है, चिप के साथ जो वायर्स है उसको एक्टिवेट करेंगे, और इस चिप में आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन। तो ये जल्दी से उसको रीड कर लेगा और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। यानी कि आप उस पीओएस मशीन के आपको पास जाना है। यू हैव टू गो वेरी क्लोज टू दैट पीओएस मशीन। नॉर्मली देखिए 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर उससे कम आपको जाना पड़ता है। जस्ट टैप नियर द पीओएस एंड योर ट्रांजैक्शन हैपन्स। अब कई बार ऐसा होता है कि उसमें पिन की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, बट इन जनरल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीजा में पहले 2000 तक ट्रांजैक्शन थे जहां पे आपको कोई पिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आपको यूपीआई पिन की जरूरत भी नहीं पड़े शायद आगे चल के, जब भी गूगल टैप टू पे में एक रिक्वायरमेंट आ जाए कि इतने पैसे पे आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दे माइट ब्रिंग दोज प्रोविजंस ऑल्सो। तो ये चलता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे। अब जैसे ही आप मशीन के पास जाओगे, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, आपके कार्ड के अंदर पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एंटीना है, कॉपर वायर है, जो एक लूप ऑफ कॉपर वायर है विच एक्ट्स एज एंटीना ऑल्सो, विच एक्ट्स एज पावर सोर्स ऑल्सो। पावर पिकअप करता है, इस कार्ड को पावर अप कर देता है, इस कार्ड की इंफॉर्मेशन ये जो मशीन है वो रीड कर लेती है, और इवेंचुअली ट्रांजैक्शन हो जाता है। नहीं तो आपको पता है कि स्वाइप करना होता है, या फिर इस चिप को आपको उस पर्टिकुलर मशीन में डालना होता है। तो ये भी प्रावधान अवेलेबल है। वहां पे भी यही चीज वर्क होती है, क्योंकि डायरेक्टली पावर मिल रहा है तो आपको उस कार्ड का जो चिप का डिटेल्स है वो रीड कर लेते हैं। लेकिन कॉन्टैक्टलेस में देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिंपली गो क्लोजर टू द मशीन। अब इससे एक खतरा भी रह जाता है, स्कैमस्टर्स का खतरा भी रह जाता है, लेकिन काफी सिक्योर बन रही है धीरे धीरे। जैसे सिक्योर ट्रांजैक्शंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जब भी अगर कोई स्कैम भी हो जाए तो जल्द से जल्द आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा, तो दैट रिवर्ट्स बैक ऑल्सो वेरी सून। सो दिस इज हाउ द कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी वर्क्स। और ये जो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसका भी आपने इस्तेमाल बहुत बार किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते होंगे, अगर आप पहले काम करते थे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर कहीं पे जहाँ पे आपको टाइम लगाना है, अटेंडेंस लगानी है, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपको एक छोटा सा कार्ड वगैरह मिला करता था। उस कार्ड को आप मशीन के पास लेकर जाओगे तब एक्सेस मिलेगा, कुछ इस तरह की चीजें भी होंगी, राइट। तो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन इटसेल्फ, राइट, एनएफसी। तो एनएफसी के बहुत सारे एप्लीकेशन है। एनएफसी टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? टिकटिंग में इस्तेमाल हो सकती है, लॉयल्टी मेंबरशिप पॉइंट में, जैसे कार्ड की लॉयल्टी मेंबरशिप पॉइंट में, कैशलेस पेमेंट में, ये तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा है। कहीं पे ट्रांजिट में अगर आपको मूव करना है तो आपकी कार्ड में टिकट है। I'm quite sure कि आपने ये टेक्नोलॉजी मेट्रो कार्ड्स में देखी होगी, राइट। आई हैव ट्रैवल्ड इन दिल्ली मेट्रो ऑल्सो, बेंगलुरु मेट्रो ऑल्सो, दोनों में भी जब भी आप वो कार्ड लोगे, अब उस कार्ड को टिकटिंग जो सेंटर है उसके पास लेकर जाओगे तो आपका जो है एंट्री आपकी ओपन हो जाएगा एंड यू कैन एंटर द मेट्रो और एग्जिट द मेट्रो, और उसी में से पैसा वगैरह भी कट जाएगा। आपको पता है कि वो जो आपका कार्ड है वो कार्ड ही आपका टिकट है,
कार्ड में ही आपका पैसा है, कार्ड को ही आप रिचार्ज करोगे, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। तो एनएफसी की भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कई बार सिंपल से सवाल आ जाते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द एरियाज या फिर विच ऑफ द फील्ड्स। तो आप इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में हो तो इनको चूज कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड सवाल बन सकता है, राइट। अब जैसे कि हम लोगों ने समझा एनएफसी, अब आपके दिमाग में ऑलरेडी सवाल आ रहा होगा, सर एनएफसी मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है, एनएफसी की तरह मैंने बहुत दूसरी भी चीजें देखी है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे एग्जांपल दिया मेरी एंट्री का, जैसे ऑफिस में मैं काम कर रहा था तो मेरा एक कार्ड था वाइट कलर का, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो वहां पे एक तरफ आईडी कार्ड था, उसके पीछे में एक और कार्ड चिपका हुआ था, दैट वाज माय एक्सेस कार्ड, एंड दैट वर्क्स ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज आरएफआईडी। तो एनएफसी की बात करेंगे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी आपने सुना होगा, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी है जिसका भी इस्तेमाल हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑल आर टू सम एक्सटेंट नियर फील्ड टेक्नोलॉजीज इटसेल्फ। नियर फील्ड मतलब देखिए एनएफसी तो वेरी क्लोज रेंज, आरएफआईडी भी आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा, ब्लूटूथ तो आपको पता ही है मोबाइल में है, आपने देखा होगा कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो अगर आप ज्यादा दूर चले जाओगे तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। सो ऑल दीज दे कम अंडर नियर फील्ड टेक्नोलॉजीज इटसेल्फ। लेकिन नियर फील्ड कम्युनिकेशन और आरएफआईडी और ब्लूटूथ में क्या अंतर है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन भी हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाईफाई, इसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो इन चीजों में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी सवाल आ चुके हैं। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज ब्लूटूथ, व्हाट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि सारी चीजें उसी टेक्नोलॉजी में वर्क करती है बट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करती है। हम लोग जानते हैं कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है इट वर्क्स ऑन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो रेडियो वेव से उसी पे वर्क करते हैं, सभी चीज सारी चीजें रेडियो वेव्स पे वर्क करती हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजी। एक होता है आरएफआईडी, आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये टिपिकली आपने बहुत जगह पे इस्तेमाल किया होगा, बहुत जगह पे मतलब क्या आप शॉपिंग मॉल गए हो, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा कि अगर गलती से आपने कोई चीज खरीदी है और जिसके साथ आरएफआईडी टैग लगा हुआ है, तो जैसे ही आप शॉप के बाहर निकलोगे एक सायरन बजेगा। अभी सायरन क्यों बज रहा है, बिकॉज ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, क्योंकि वहां पे एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, उस इक्विपमेंट में सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है। कई बार आरएफआईडी में क्या होता है, कई बार उसके अंदर बैटरी होती है, कई बार बैटरी नहीं होती है, क्योंकि जो बाहर में गेट लगा होता है वो गेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, वो आरएफआईडी आइडेंटिफिकेशन को पावर अप कर सकता है। या फिर जो आपने बहुत बार देखा होगा, शॉपिंग जब आप करते हो तो हर एक कपड़े के साथ, अगर आपने कपड़े की शॉपिंग की है उसके साथ एक छोटा सा एक इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है, और जब बिलिंग करते हैं तो जो बिलिंग वाले लोग होते हैं वो उस इक्विपमेंट को प्रेस करके निकालते हैं, आपने देखा होगा। अगर वो नहीं निकलेगा तो जैसे आप बाहर निकलोगे गलती से तो सायरन बज जाएगा, राइट, चोरी वाला सायरन। दैट वर्क्स ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, आरएफआईडी। इनफैक्ट आरएफआईडी का अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दे दूं, सभी ने इस्तेमाल किया, आरएफआईडी का एक सिंपल एग्जांपल है फास्टैग, राइट। आपने फास्टैग तो इस्तेमाल किया होगा, फास्टैग जो आजकल कार के ऊपर लग रहा है, आपकी कार की आइडेंटिफिकेशन लगी हुई है, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे ही वर्क करता है। और सिमिलर जो टेक्नोलॉजी इज क्वाइट सिमिलर, एनएफसी की जो टेक्नोलॉजी है वैसे ही वर्क होता है, बस आपकी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है और रेंज अलग है। रेंज में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाइड रेंज पे इस्तेमाल करता है डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने आपको शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दिया, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दूर तक कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे। फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 100 मेगाहर्ट्ज टू 900 मेगाहर्ट्ज। इनफैक्ट कई बार तो ये 2 गीगाहर्ट्ज तक भी पहुंच जाती है। आरएफआईडी का काफी वाइड रेंज है, बट इन जनरल जो भी हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन 100 मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ, ये तो आपने देखा होगा। ब्लूटूथ तो आपके हर एक मोबाइल में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये एक अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ रेडियो चैनल्स। 79 ब्लूटूथ रेडियो चैनल्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं इन द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ अ नैरो रेंज 2400 टू 2483 मेगाहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए इन चीजों में आपको यह समझना है, सबसे पहले तो आपको पावर बहुत कम लग रहा है। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी में आपका डेटा ट्रांसफर
लिमिटेड डेटा ट्रांसफर है फॉर लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ कोर्स। ब्लूटूथ में क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे चैनल में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन पे हम लोग बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इमीडिएटली। और इसीलिए आपने देखा होगा इट इज अ वेरी इजी मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग। आप अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पिक्चर्स भेज सकते हो, इवन मूवीज वीडियोस एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल शेयर कर सकते हो विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स और आई वुड से मिनट्स। अगर आपको 1 GB का भी डेटा भेज रहे हैं तो ब्लूटूथ पे आप भेज सकते हो, पावर कंजम्पशन भी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा NFC टेक्नोलॉजी नॉर्मली NFC में आप एक तरह का एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करें क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। सिक्योर कम्युनिकेशन मतलब बहुत ही करीब जब आप जाओगे तब आपकी ट्रांजैक्शन तब आपकी कम्युनिकेशन सक्सेस हो जाएगी। और इनकी तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कम्युनिकेशन की वो और भी नैरो है। ये लोग स्पेसिफिकली 13.56 मेगाहर्ट्ज पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है 424 kbps स्पीड लिमिट पे। यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। डेटा एनक्रिप्टेड हो सकता है, नॉन एनक्रिप्टेड भी हो सकता है। मैंने आपको बताया NFC टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। NFC में कई बार NFC हो या फिर RFID हो, यहाँ पे पैसिव सेटअप्स भी होते हैं। अब सारी चीजें जो हमारी है वो पैसिव ही है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर आपका जो कार का फास्टैग हो गया, ये पैसिव आइडेंटिफिकेशन है क्योंकि इनके अंदर पावर नहीं है, सेल्फ पावर नहीं है, इनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है, वही इक्विपमेंट होता है। जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो गई यहाँ पे, या फिर जो फास्टैग में आपका जो कैमरा सेटअप है जो फास्टैग को स्कैन कर रहा है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है और आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। लेकिन रेंज अलग अलग है। तो अब तक आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है या फिर नियर फील्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन नोमेनक्लेचर अलग अलग है। तो यहाँ पे रेंज क्या होती है, देखिए आपको जानना है क्योंकि मैं वाईफाई के बारे में आपको बता रहा था। क्या होता है NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन में मैक्सिमम रेंज डिस्टेंस जो होता है इट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। इसीलिए उसको कहते हैं जो टैप टू पे, क्योंकि आपको टैप करना है, आपको उस इक्विपमेंट के बहुत पास लेके जाना है। RFID में आप 3 मीटर तक चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप फास्टैग कार का जो चीज इस्तेमाल करते हो तो वो आपको बुलाते हैं कि और आगे आइए, और आगे आइए। तो आप उस इक्विपमेंट के रेंज में आ गए, देन इट वर्क्स। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, आपको ध्यान रखना है। NFC की फ्रीक्वेंसी है 13.56, RFID की वेरी होती है, मैंने आपको बताया 100 मेगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज तक भी जा सकती है। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? नॉर्मली ब्लूटूथ की रेंज होती है 100 मीटर्स। वाईफाई आपको आजकल उससे भी ज्यादा रेंज की भी आगे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 100 मीटर से लिखा है। इससे ज्यादा रेंज पे भी वाईफाई आजकल वर्क कर रहा है। लेकिन ब्लूटूथ के चैनल है, ब्लूटूथ चैनल है 2.4 गीगाहर्ट्ज ओनली। इनफैक्ट 2400 से लेकर 2483 इस रेंज में आपको 79 ब्लूटूथ चैनल्स मिलते हैं जहां पे आप भेज सकते हो डेटा। और वाईफाई आप जानते हो, वाईफाई आपने देखा होगा 4G वाईफाई, 5G या फिर 4 सिंबल 5 सिंबल आता है आपके मोबाइल में, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी वर्क करता है, 5 गीगाहर्ट्ज पे भी वर्क करता है। ऑलराइट, अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, RFID में एक डिफरेंस है। RFID वर्क्स ओनली वन वे, एक ही वे वर्क करता है, यानी कि एक तरफा डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन NFC हो टू वे कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ हो टू वे कम्युनिकेशन है, वाईफाई हो टू वे कम्युनिकेशन है, बट द डिफरेंस इज देयर स्पीड्स। जैसे कि NFC में काफी कम स्पीड, बहुत ही कम स्पीड हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत ही कम पावर भी लगता है। RFID में वेरी होता है, अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर वेरी होता है। ब्लूटूथ में आप 22 Mbps तक भेज सकते हो, और वाईफाई तो अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप 1 Gbps तक भी जा चुके हो, है ना। तो इसके एप्लीकेशन यहाँ पे दिए हुए, NFC की एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड हो गई, आपकी टिकटिंग हो गई। RFID में मैंने आपको बताया था फास्ट ट्रैक हो गई, आइटम ट्रैकिंग हो गई, जैसे शॉपिंग मॉल में वगैरह आपने देखा होगा। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन बिटवीन फोन एंड अदर डिवाइसेस, एंड वायरलेस इज फॉर यूजिंग द इंटरनेट। तो ये चारों वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंतर थे, और इसी से जुड़े हुए सवाल भी आ चुके हैं पहले भी। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दी, आपको याद होगा हमारी चर्चा शुरू हुई थी कहां से? चर्चा शुरू हुई गूगल पे ने टैप टू पे टेक्नोलॉजी अभी इनकॉर्पोरेट की। इससे हम लोग पहुंचे NFC से हम लोगों ने कंपेयर किया RFID, ब्लूटूथ और वाईफाई। और इसी तरह की कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। लेट मी टेक यू टू सम क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ले चलता हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। जैसे एक प्रीवियस ईयर 2010 का सवाल था, ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव, वाईफाई डिवाइस, which of the above can operate between 2.4 to 2.5 gigahertz radio frequency band?
राइट। अब यहाँ पे आपको होता है माइक्रोवेव, अब नाम ही है माइक्रोवेव, राइट। सो दिस यू कैन एलिमिनेट क्लियरली एंड देन यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली, राइट। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड अ वाईफाई डिवाइस? तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, तो आप इसमें से मुझे सही जवाब बताइए। 2011 में ऐसा सवाल आया था, तो आगे चल के शायद इस बार सवाल आ जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहां पे एनएफसी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आरएफआईडी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्लूटूथ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप उसको फिल्टर आउट करके आंसर ढूंढ सके। तो इस तरह के भी सवाल आपको आ सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया आ गई होगी। दैट इज वाई वी जस्ट डिड नॉट स्टॉप एट द न्यूज ने आपको बताया कि टैप 2 पे आ रहा है, लेकिन हम लोग उसके भी आगे जा चुके हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। ऐसे ही आपको भी तैयारी करनी, इसलिए मैंने आपको बताया जो लोग अभी जून में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन काफी मददगार रहेगी, लेकिन जो लोग आगे एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2023-24 के लिए, यहां से आप समझिएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू स्टडी फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस। एक छोटी सी खबर है, उस खबर को हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन से कवर किया हुआ है। तो इसी तरह की कंप्लीट प्रिपरेशन जब आप करोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। इन ऑप्शंस में हम क्वाइट श्योर कि अगर स्टेटमेंट की बात करें, कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो आपको पता होते हैं, कुछ नहीं होते हैं जो नहीं पता होते, राइट। सो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इट इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट। एस्पिरेंट्स का ये होता है कि ऐसा लगता है कि यार ये जवाब मुझे कैसे नहीं आता, देन आपका सेल्फ डाउट शुरू होता है। अगर ये नहीं होना है तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट द टैप टू पे, और अगला हम लोग बात करने वाले एक और छोटा सा टॉपिक मेटावर्स के बारे में बात करते हैं। ये मेटावर्स है क्या? देखिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस टर्म को सुना होगा। मेटावर्स एक बहुत ही बज़वर्ड बन चुका है, राइट। मेटावर्स से जुड़ी बहुत सारी खबरें भी आ चुकी हैं। तो आज हम लोग जानते हैं मेटावर्स है क्या, क्योंकि ये एक नई चीज है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। सिंपल सा सवाल बन सकता है, व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स की डेफिनेशन पे कई बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे कुछ सालों पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की डेफिनेशन पे एक सवाल आया। सवाल में ही एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया था और पूछा गया था कि ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये है क्या। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह के सवाल आपके मेटावर्स से जुड़े हुए बन सकते हैं। ये मेटावर्स काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आपने खबर सुनी होगी, एक काफी डिस्टर्बिंग खबर थी। A woman from UK claimed that she was virtually gang raped in metaverse, right? अब ये exactly है क्या metaverse? And why did she claim that? Metaverse है क्या? हम जानते हैं कि metaverse की एनालॉजी अगर हम लोग करें तो we all know there is something called as universe. Universe मतलब क्या है? Universe मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं। यूनि मतलब वन, एक अंतरिक्ष, एक अर्थ, राइट, एक दुनिया। लेकिन मेटावर्स क्या है? नाम से पता चल रहा है मेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स। और समझ लीजिए मेटावर्स क्या है, ये हमारा एक पैरेलल वर्ल्ड है, या फिर पैरेलल मैं कहूंगा डिजिटल वर्ल्ड है, जहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हो या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये इन सारी चीजों को मिलाकर एक डिजिटल यूनिवर्स बनाया गया जिसका नाम है मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इज बेसिकली द नेक्स्ट वर्जन ऑफ डिजिटल सोशल कनेक्शन। इट्स लाइक योर ओन डिजिटल वर्ल्ड। अब यहां पे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, यहां पे अब ऑन दिस इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, इन इंडिया वी हैव आवर आधार कार्ड। अब वैसे ही मेटावर्स में आपका कुछ एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। मेटावर्स में आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हो। वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स आ चुके हैं। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी वो होती है जो आपने मूवी देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन आयरन मैन, या फिर जो भी मार्वल की मूवीज देखी होगी, जहां पे चीजों को ऐसे ही बस घुमाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। देयर इज अ स्क्रीन, विदाउट एनी स्क्रीन देयर इज अ पिक्चर शोन। दैट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी और दुनिया में जा रहे हो, और उस दुनिया में आपकी एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन है। आपका अलग जेंडर हो सकता है, अलग आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, आपका एक अलग टर्म इस्तेमाल किया जाता है, अवतार। बेसिकली आपका अलग अवतार। अब ये कैसे होता है? जैसे कि फेसबुक हो या फिर दूसरे भी जो एपिक गेम्स एक प्लेटफॉर्म है, फोर्टनाइट एक प्लेटफॉर्म है जो मेटावर्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेटावर्स का मतलब आप जब उस दुनिया में जाओगे तो यू लिव अ डिजिटल लाइफ देयर, जहां पे आप चीजों को खरीद सकते हो। मेटावर्स में अपना खुद की आइडेंटिटी बना सकते हो, अपनी खुद की पोजीशन रख सकते हो। जैसे कि आपका खुद का घर है,
आपकी खुद की गेमिंग वाली सेटअप है, तो ये सारी चीजें आप मेटावर्स में कर सकते हो, राइट? अगेन आई एम क्वाइट श्योर इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट मेटावर्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ डिजिटल पैरेलल वर्ल्ड जहां पे आप रियल वर्ल्ड से आप डिसअपियर होना चाहते हो डिजिटल वर्ल्ड में। ऑल्दो यहां से आप डिसअपियर नहीं हुए हो, बट डिजिटल वर्ल्ड हैज योर ओन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, योर ओन कैरेक्टर, योर ओन अवतार, योर ओन पोजीशन। अब ये न्यूज वहीं से जुड़ी हुई थी कि द यूके वुमन क्लेम दैट शी वाज गैंग रेप इन अ मेटावर्स, नॉट इन द रियल वर्ल्ड बट इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में कुछ अलग अवतारों ने मिलकर इनके अवतार का गैंग रेप किया, कुछ इस तरह की न्यूज आई थी, राइट? आई होप कि इससे आपको मेटावर्स की आइडिया आ चुकी है, किस तरह के सवाल हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटावर्स, और वी कैन टॉक अबाउट मेटावर्स अपॉर्चुनिटीज। अब ये मेटावर्स क्रिएट करके किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हैं, कहां पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, सवाल आ सकते हैं व्हाट कैन बी द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स। तो मेटावर्स में आप डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी हम लोग बात करते हैं, जैसे मार्केट प्लेस हम लोग बना सकते हैं, मेटावर्स मार्केट प्लेस, या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। नॉन फंजिबल टोकन्स, मेटावर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, अपने डिजिटल एसेट्स बिल्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मेटावर्स जैसे कि आप अपने कॉन्सर्ट, सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब स्टडी IQ ने बोला कि हमारा एक फंक्शन, क्योंकि आई वर्क फ्रॉम होम, राइट? अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक आई केम टू होम, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो यहाँ पे अगर कहा गया, स्टडी IQ ने बताया कि वी हैव अ प्रोग्राम देयर, तो सिंपली मैं एक वर्चुअल गॉगल लगाऊंगा एंड इट इज एज इफ आई एम अटेंडिंग द मीटिंग लाइव। तो लाइव कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स हो सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इफ वी टॉक अबाउट द मेटावर्स वर्जन, तो जैसे मैंने वर्चुअल गॉगल लगा ली, तो आई एंटर द डिजिटल वर्ल्ड। उस डिजिटल वर्ल्ड में इमेजिन अ शॉपिंग सेंटर, अमेजन का शॉपिंग सेंटर, जहां पे मैं जा सकता हूं, चीजों को पिक कर सकता हूं। आई कैन फील इट डिजिटली, आई कैन फील इट एंड पिक अप। जैसे नॉर्मल सुपरमार्केट में हम शॉपिंग करते हैं, वैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप अपना वर्क प्लेस बना सकते हो, जिससे आगे चल के ये डेवलप हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल इवॉल्व हो रहा है, तो उस हाइब्रिड मॉडल में अगर मीटिंग करनी है, लोगों को साथ में लाना है, तो these metaverse opportunities या फिर metaverse initiatives can be used. Digital humans, digital avatars, अलग लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया तो ऑफकोर्स है ही, तो इन सब जगहों पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई, नॉन फंजिबल टोकन। NFT के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक बज वर्ड है। मेटावर्स और NFT ये काफी बज वर्ड्स बने हुए इन टर्म्स ऑफ टेक। अब ये NFT है क्या? नॉन फंजिबल टोकन। इस पे भी किस तरह के सवाल आ सकते हैं? सिंपल सा सवाल आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फंजिबल टोकन, या फिर इसकी एक डेफिनेशन दी जा सकती है और आपको 4 ऑप्शन दिया सकते हैं, इसमें से क्या चीज है ये। तो NFT है क्या? NFTs आर क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड टोकन्स। NFT मतलब क्या है? अब देखिए, नॉर्मली समझ लीजिए मैं बाहर कुछ खरीदने चला गया, मुझे एक पेंटिंग पसंद आ गई और मैंने वो पेंटिंग खरीद ली। तो मैंने कुछ पैसे दिए और पेंटिंग मैंने खरीद ली, तो वो पेंटिंग मेरी हो गई, राइट? तो आई एम द ओनर ऑफ दैट पेंटिंग राइट नाउ। यही चीज व्हेन इट हैपेंस इन द मेटावर्स और व्हेन इट हैपेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एज NFT। NFT मतलब क्या है? क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर टोकन और एन आइटम, जहां पे आपकी ओनरशिप और ओनरशिप ट्रांसफर की हिस्ट्री रहेगी और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई डिजिटल आर्ट हो गया जिसको ब्लॉकचेन पे डाला गया, उसको मैंने बिटकॉइन देकर मैंने खरीदा है, तो मैं उसका ओनर बन गया, राइट? सो दैट बिकम्स अ नॉन फंजिबल टोकन। इट इज एन एसेट जो मैं बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, लेकिन ब्लॉकचेन में लिखा हुआ है कि वो मेरा है। अब इसके इस्तेमाल कहां हो सकते हैं? स्पेशली देखिए, जो भी मेटावर्स में आर्टिस्ट रहेंगे, मेटावर्स की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगी, उसके लिए NFTs आर वेरी प्रोमिनेंट। नॉन फंजिबल टोकन्स आर इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड डिजिटल या फिर मेटावर्स आइटम्स। सिंपल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की चीजें हैं। देखिए, ऐसा एक पिक्चर बनाया हुआ है या फिर एक ऐसा आइटम बना हुआ है, डिजिटल आइटम बनाया हुआ है, डिजिटल कोड बनाया हुआ है, जो मैं बेचना चाहता हूं, उस पर मेरी ओनरशिप का छाप है, क्योंकि मैं ओनर हूं। दैट इज थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज NFT। NFT मतलब बेसिकली एन आइटम whose ownership
या फिर हुज ओरिजिनलिटी इज सिक्योर्ड थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आजकल ये काफी बज़वर्ड बना हुआ है। अब बहुत से लोग एनएफटी मार्केट में एनएफटीज को प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। एनएफटी मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज भी आ चुके हैं। प्रोडोमिनेटली देयर इज अ कॉइन कॉल्ड एज एप कॉइन, एपीई कॉइन। जैसे बिटकॉइन है वैसे एक एप कॉइन आ चुका है जो एनएफटी खरीदने के लिए बेचने के लिए इस्तेमाल की जा रही है स्पेसिफिकली। सो दीज आर ऑल मेटावर्स, डिजिटल वर्ल्ड या फिर पैरेलल वर्ल्ड कनेक्टेड टर्म्स, मेटावर्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। Thank you very much for watching. I hope that your preparation is going up to the mark. All the very best. Jai Hind.